अध्याय 5 अमरनाथ की यात्रा। यात्रा वृत्तांत अध्ययन से पूर्व उपरोक्त चित्रों में देखकर बताइए कि यह भारत के किस राज्यों में स्थित है। यात्रा वृत्तांत का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि लेखक के सामने हमें न केवल तन की शुद्धि अपितु मन की शुद्धि के बारे में सोचना चाहिए। पिछले साल में जिस हादसे से होकर गुजरा था उसका स्मरण आज भी मन में सिहरन पैदा करता है। वह पल मौत से सीधे साक्षात्कार का पल था। मुझे याद नहीं है कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी 3 पर्वत चोटियां। पहले ही बता दिया गया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाएगी। लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो ना ऑक्सीजन की भावी कमी का एहसास सताता है और ना डर लगता है। लेकिन जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महागुनस की चोटी और टट्टू की वह खतरनाक दौड़। शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा कि उससे निकलने वाली नीलगंगा भी खूबसूरत हो उठी है। लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुनस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़ी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसे लगे जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ हूँ। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मोल मत लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज है, आप टट्टू पर सवार हो लीजिए। इसलिए टट्टू जी की शरण ली। 14,500 फीट की ऊंचाई की प्रसिद्धि महागुनस की चोटी पार करने के बाद उतार पर चल ही रहा था कि जनाब टट्टू जी रह रहकर बिदकने लगे। मैंने घोड़े वाले खान से कहा, खान तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खान के कान पर जूं न रेंगी। मेरी जान सांसद में के नीचे हजारों फीट गहरी खाई, अगर जरा से गड़बड़ हुई तो हड्डी पसली ढूंढे ना मिले। तभी टट्टू ने एक जोर से हिनहिनाहट लगाई और लगा दुलत्ती झाड़कर भागने। सारे यात्रियों में खलबली मच गई। मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा। जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर चिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था उसी से बुरी तरह में चिपटा जा रहा था। क्षणों की बात थी और मेरा सफाया, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं जमीन पर सही सलामत और खान करहा रहा था। उसे घोड़े की लत्ती लगी थी। दुलत्ती लगते तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उतरकर 1 मिनट खड़ा रहा, पता नहीं इसलिए कि परमात्मा का धन्यवाद दे रहा था या इसलिए कि बाबा अमरनाथ को अनुनय विनय कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। सफल इसलिए कि श्रद्धावान लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करते हुए यदि प्राण चले जाएं तो आदमी सीधे बैकुंठ जाता है। मेरा बैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था और मुझे छू छू कर देख रहे थे। जाको राखो साइयां का जाप करते लोग गुजर गए। ऐसे में लोग पाप पुण्य का हिसाब लगाने लगते हैं। मैं भी इसी सकते से नहीं उबर पाया था कि मैं खाई की तरफ गिरता तो क्या होता, पाप पुण्य का हिसाब कैसे जोड़ता। बहरहाल इस हादसे से मेरी तथाकथित सहायक यात्रा अमरनाथ की यात्रा अमरनाथ की तीर्थ भावना का पुट भी ले बैठी और मैं स्वभावतः तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कसकर देखने वाला कमेर बेस यात्री ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखकर पैदल आगे बढ़ने लगा। लेकिन आइए इस व्यक्तिगत हादसे के संदर्भ में आपको शुरू से अपने साथ ले चलूं। हुआ यूं कि एक दिन एक फोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा। चलूंगा, अभी कश्मीर गया नहीं हूँ, कब चलना है? मैंने जवाब दिया, बताऊंगा, प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस तरह मैं इस महायात्रा का एक यात्री बनकर जुड़ गया था। जाने के दिन तक सारी तैयारी पक्की की। दिल्ली स्टेशन से जम्मू तक रेल में और फिर बस से पहलगाम। जम्मू तक और भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा का कुछ दूसरा आनंद था। सैलानी मूड में बेर भी लेकर किसी स्टेशन पर खाए तो सेब का मजा दे। जब जम्मू पहुँचे तो मारे गर्मी के दम निकला जाए।
भला हो मेरी जम्मू रेडियो के मित्र वीर सक्सेना का, जो अपने 1 दर्जन नौजवान लेखक मित्रों के साहचर्य से दिन भर तिलठंडा किए रहे, वरना जम्मू की गर्मी कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई थी। सुबह की बस की टिकट बुक करा ली गई थी। रात कटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए गए। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। सामान लादा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए हमें पहलगाम की ओर लेकर चल दिए। जम्मू शहर की परिक्रमा का कारण तब पता चला जब ड्राइवर साहब की पत्नी उन्हें हाथ हिलाकर विदा करने अपने घर से बाहर आई। जम्मू के आगे छोटे बड़े टीले पहाड़ियों में बदलने लगे और दोपहर तक पहाड़ियाँ पहाड़ों की शक्ल में ढल गई। चक्कर खाती हुई बस पटनी टॉप पर आकर रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु की बानगी देने लगा। पटनी टॉप पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाइन के सीधे तने खड़े हुए वृक्षों के बीच लाल छत्तों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी। मगर बस वाला भी इसी निगाह से बस चलाता तो पहलगाम पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दोपहर का खाना पटनी टॉप से उतरकर खुर्द में खाया गया। इसके बाद की यात्रा दरियाए चिनाब के इलाके की यात्रा है, जो बहुत ही पहाड़ों से घिरा है। फुसफुसे पहाड़ के धसके दिख रहे थे। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ ऊपर से धसके और रास्ता जाम। कपूर ने बताया कि एक बार राम वन के इसी इलाके में फंस चुके हैं। अपने राम बस की खिड़की से चिनाब के भयंकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देखकर दंग रह गए थे। यह हाल तो बिन बरसात था। बरसात में तो कहर बरपा होता होगा। मजा यह है कि पूरे कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाली यही एक जमीनी रास्ता है। हवा में आप भले चले जाएं और दूसरा इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हम ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई, और जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक कर देखा तो बेरीनाग हरियाली के खूबसूरत कटोर में झांक रहा था। कंडक्टर साहब की कृपा थी कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि वेरीनाग कौन कौन देखेगा। हमारा दल हाथ उठाने में आगे था। हमें तो सभी कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग थे जो अमरनाथ के अलावा कुछ और देखने को राजी नहीं थे। कंडक्टर साहब ने इसलिए पूछा था कि वेरीनाग जाने का रास्ता पहलगाम के सीधे रास्ते से भिन्न था और उसे अपने बस कारवा से अलग ले जानी पड़ती। उसके अलावा करीब 300 रुपए अतिरिक्त दिए गए और बस वेरीनाग को मुड़ गई। जहां बस रुकी वहां चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा था। पता चला यह जो नहर बह रही है यह झेलम का उद्गम स्थल है और उस कुंड को चारों तरफ से पक्का बांध दिया गया है। चिनाब के पानी के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड है। यह मानने का आज भी मन नहीं करता कि इतना बड़ा दरियाए झेलम इतने शांत कुंड से कैसे निकला होगा, लेकिन हमारे ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। अगर झेलम का उद्गम स्थल वही है तो है। वेरीनाग से जो बस चली तो हरियाली की गोद में दौड़ती रही। फिर जाने कब एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे किनारे वह पहलगाम जा लगी। जी हाँ, वह खूबसूरत नदी मामूली खूबसूरत नहीं थी, असाधारण तौर पर खूबसूरत भी। नाम है लिद्दर। सच कहता हूँ, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। क्या पहाड़ी अल्हड़पन और क्या पानी का सफेद बहाव। तेजी ऐसी कि सांप शर्माए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलगाम उसके बिना सूना हो जाए। पहलगाम का दूसरा दिन करीब यात्रा कार्यालय में ही बीता। नजमुद्दीन साहब छड़ी मुबारक की तरफ लपके जा रहे थे। हम लोगों की उत्सुकता जागी तो हम भी उनकी जीप पर सवार हो लिए। पहुंचे तो साधुओं का भंडारा जोरों पर था। देश देशांतर से तो नहीं, प्रदेश प्रशांतर से आए हुए सैकड़ों साधु अपनी अपनी धुनी रमाए डटे हुए थे। छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में प्रतिष्ठापित शिवलिंग की प्रतीक है और अमेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे फिर साधुओं का अपार झुंड और इसके बाद देश देशांतर के लगभग 12,000 यात्री, जिनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्रा की तैयारी करती है, रास्ता साफ कराती है, डॉक्टरों संचार व्यवस्था का बंदोबस्त करती है।
पहाड़ी यात्रियों के जो नियम सीख चला था उनमें से एक नियम यह भी याद आया कि धीरे चलो। वह भी करके देख लिया, लेकिन थकावट आनी शुरू हुई तो जैसी दौड़ती हुई आई। आधे मील के अंदर अंदर यह हालत हो गई कि एक शिला की शीतल छां ढूंढनी पड़ गई। आगे पीछे देखा तो थोड़ी दूर पर केवल छोटे अपना डंडा खटखटाते चले आ रहे थे। हमें सुसता देखकर उनकी भी जान में जान आई। कपूर बहुत पीछे, संतोष कहीं बहुत आगे। अपना पांचवा साथी बेरा, जिसे हमने बहादुर कहना शुरू कर दिया था, हमें ज्यादा थका देखकर नीचे उतरकर नीलगंगा का पानी थर्मस में भर लाया। यात्रियों का कारवां ज्यों का त्यों जारी था। धीरे धीरे हम लोग हंसते, सुस्ताते, बैठते, बतियाते चंदनबाड़ी के नजदीक आ गए। हमें पहले पड़ाव चंदनबाड़ी में ही रात बितानी थी। रास्ते में देखा गया कि एक ऐसा भी यात्री था जिसकी टांग थी ही नहीं। बैसाखियों के सहारे यह हमसे ज्यादा तेजी से चल रहा था। इससे हमारी दो सही सलामत टांगों का स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आ गई। नीलगंगा के किनारे बसी हुई यह बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार काम, क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देखा तो उसे श्री गंगा नीलगंगा में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश हो जाता है। नीलगंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया कि पहलगाम में लिद्दर लंबोदरी की खूबसूरती का रहस्य नीलगंगा की यही नलीमा है। कुछ आस्थावान यात्री इस पानी को बर्फीली धार में शाम के धुंधलके में गोते लगाते दिखे। चारों ओर पहाड़ी से घिरे समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर चंदनबाड़ी के मैदान में यात्रियों का कोलाहल, इंतजामकारियों की लाउडस्पीकर ध्वनि और घोड़ों की हिनहिनाहट सब लहराती नीलगंगा में खो जाती है। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर उसमें बिस्तर जमाए गए। थकावट के मारे बुरा हाल था। अपना पहलगाम वाला परिचित बेरा हम में से किसी को पानी दे रहा था, किसी के लिए चाय ला रहा था। यात्री के साथ चल रहे मोबाइल भोजनालय से खाना लाकर खाया गया और सारे बंदों को बिस्तरों पर लेटने की देरी थी कि नींद ने दबोच लिया। तड़के आंख खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियां खुली हुई और छोटे की ऊनी सदरी चश्मा, जिसके बिना उसकी समूची दृष्टि यात्रा भी धुंधली रही, और बहादुर की बरसाती जैकेट गायब थी। लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहा था कि यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि वह जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करे। आगे चढ़ाई बड़ी कठिन है। शब्दार्थ: कहरन अर्थात ठिठुरन, डर से कांपना। स्मरण अर्थात याद। जान सांसत में होना अर्थात बहुत कठिनाई में होता। सन्नाटा अर्थात खामोशी, सुनसान। भोजनालय अर्थात होटल, रेस्टोरेंट। सैलानी अर्थात यात्री। नामुमकिन अर्थात असंभव। अल्हड़पन अर्थात भोलापन, सरल पर। उद्गम स्थल अर्थात ऐसा स्थान जहाँ से किसी चीज की शुरुआत होती है। उच्चारण करें: गूंथ कर, तड़प तड़प कर। स्वीकार: विपत्तियां, तृप्त, आश्चर्यचकित। दुर्गति, आत्मत्याग। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका बच्चों को तीर्थ स्थल के बारे में बताकर उन्हें यात्रा करने के लिए प्रेरित करें। पाठ में दिए गए तीर्थ यात्रा को मानचित्र में खोजने के लिए कहें। अभ्यास कार्य: जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, कश्मीर यात्रा का निमंत्रण लेखक को किस प्रकार मिला? उत्तर: कश्मीर यात्रा का निमंत्रण लेखक को फोन पर मिला। ख, ऑक्सीजन की कमी लेखक को क्या स्मरण कराती है? उत्तर: ऑक्सीजन की कमी लेखक को साहस और उत्साह का स्मरण कराती है। ग, महागुनुस की चोटी कितनी ऊंचाई को प्रदर्शित करती है? उत्तर: महागुनुस की चोटी 14,500 फीट की ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। घ, मौसमी परिवर्तन का आभास लेखक को क्यों हुआ? उत्तर: जम्मू से पहलगाम की यात्रा के दौरान लेखक को मौसमी परिवर्तन का आभास हुआ। ड़, लेखक ने पहाड़ी यात्रा का कौन सा नया नियम सीखा? उत्तर: लेखक ने पहाड़ी यात्रा का नया नियम धीरे चलो सीखा। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
क बस के ड्राइवर द्वारा जम्मू की परिक्रमा करने का क्या कारण था? उत्तर, जम्मू शहर की परिक्रमा करने का कारण ड्राइवर साहब की पत्नी थी। ख छड़ी मुबारक का क्या महत्व है? उत्तर, छड़ी मुबारक में श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग की प्रतीक है, जिनकी श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर मिलन होता है। ग नीलगंगा से जुड़ी पौराणिक कथा का वर्णन करें। उत्तर, ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान सदाशिव माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, तभी उनका श्रीमुख माता पार्वती के नेत्रों अंजन के द्वारा काला हो गया, जिसके चलते भगवान महादेव ने अपना श्रीमुख समीप बहती गंगा जी में धोया और गंगा जी का जल काला हो गया। तभी से गंगा जी अपने परिवर्तित रंग और नाम से नीलगंगा कहलाने लगी। घ रात्रि विश्राम करने के पश्चात लेखक ने किस प्रकार का ऐलान सुना? उत्तर, रात्रि विश्राम के पश्चात लेखक ने ऐलान सुना कि यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी आगे चलने की तैयारी करें, आगे चढ़ाई बड़ी कठिन है। प्रश्न 3, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क अमरनाथ यात्रा में हुआ हादसा लेखक को किस प्रकार स्मरण कराता है? सिहरन, डर, अकड़न, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, सिहरन। ख चंदनवाड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 14,000 फीट, 13,000 फीट, 16,000 फीट, 9,500 फीट। उत्तर, 9,500 फीट। ग लेखक को किसने सलाह दी कि वह टट्टू पर सवार हो जाए? पुजारियों ने, मित्रों ने, तीर्थयात्रियों ने, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, मित्रों ने। घ हरियाली की गोद में बस कहाँ दौड़ रही थी? अनंतनाग, पहलगाम, पेरीनाग, जम्मू। उत्तर, पहलगाम। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क बर्फ से ढकी डैश झील में अपना मुंह झांकती तीनों पर्वत चोटियां हैं। उत्तर, पहाड़ियां। ख पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं जमीन पर सही डैश करहा रहा था। उत्तर, खान। ग तीर्थ यात्रा करते हुए यदि प्राण चले जाएं तो आदमी सीधे डैश हो जाता है। उत्तर, बेकुंठ। घ रामवन के डैश इलाके में फंस चुके हैं। उत्तर, इसी। ड़ नीलगंगा के जल के स्पर्श से डैश का नाश हो जाता है। उत्तर, पापों। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों को उचित रूप से सम्मिलित करें। क मुझे याद नहीं पड़ता। उत्तर, कि बचपन में कब घोड़े पर सवार हुआ था? ख सुबह सवेरे उठकर। उत्तर, सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। ग सुबह की बस की टिकट। उत्तर, बुक करवा लिए थे। घ जब जम्मू पहुँचे। उत्तर, तो मारे गर्मी के दम निकल जाए। ड़ जाने के दिन तक। उत्तर, सारी तैयारी पक्की थी। प्रश्न 6, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क लेखक ने पहले भी शेषनाग झील को देख रहा था। उत्तर, गलत। ख जागो राखी साइयां का जप करते हुए लोग गुजर गए। उत्तर, सही। ग पहाड़ियों के टिले लेखक को जम्मू से पहले ही मिल गए। उत्तर, सही। घ शंकर आचार्य मंदिर श्रीनगर में स्थित है। उत्तर, सही। ड़ लंबोदरी नदी पहलगाम में बहती है। उत्तर, सही। जरा सोचिए। प्रश्न 7, तीर्थयात्रियों को व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में करता है, क्या आप इससे सहमत हैं? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 8, दिए गए श्रुति संभिनार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। क अरि शत्रु। अपनी अरि को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अरि संबोधन स्त्रियों के लिए। अरि तुम कब आई? ख पर नगर। पहलगाम एक सुंदर नगर है। पूर पहाड़। कोसी नदी की पूर बिहार प्रदेश का शोक है। ग बात बातचीत। आज दोनों मित्रों के बीच कुछ बातचीत हुई है शायद, तभी सभी लोग शांतचित अवस्था में बैठे हैं। बात पवन। वाह कितनी ठंडी बात हो रही है। घ पथ रास्ता। हमें पैदल चलने वाले पथिकों को पथ देना चाहिए। पथ्य रोगी का आहार।
दलिया और खिचड़ी रोगों के लिए संतुलित और पौष्टिक पथ्य है। ड़, पास, नजदीक, वह दोनों बस स्टैंड के पास खड़े हैं। पाश, शास्त्र, धर्मराज के पास पाश शास्त्र है। प्रश्न 9, दी गई विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य निर्माण कीजिए। क में उत्तर, कैलाश की यात्रा में बहुत मजा आया। ख पर उत्तर, पत्नी टॉप पर बर्फबारी को देखकर मन आनंदित हो उठा। ग को उत्तर, कल हम सभी को यात्रा के लिए निकलना है। घ के लिए उत्तर, हमें सर्दियों के लिए कुछ ऊनी कपड़े भी खरीद लेने चाहिए। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेदन कीजिए। क ऑक्सीजन, ख परमात्मा, ग श्रद्धावान, घ कंडक्टर। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11, आप अपनी किसी स्मरणीय यात्रा वृत्तांत के अनुभव को निबंध के रूप में लिखिए। प्रश्न 12, ज्ञान एवं अनुभव एक दूसरे के पूरक हैं। इस विषय पर कक्षा में संवाद स्थापित कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 13, भारतीय मानचित्र को स्मरण करते हुए बताइए कि निम्न प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। तिरुपति, बालाजी, केदारनाथ, रामेश्वरम, पंजा साहिब। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 14, व्यवहारिक व्यावसायिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन भी मानव की जीवन शैली का एक भाग है। आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में इन तीनों का निर्वहन कैसे करना चाहेंगे?